हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन स्टडी के सेशन में। तो आज हम एथिक्स से रिलेटेड एक केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी कुछ इस तरह है। राहुल is a Mumbai-based actor. He is well known for his charitable endeavors. He is always willing to assist his neighbor when they are in need. During pandemic, he used his resources to assist people in need, whether it was by providing medicines, beds, cylinder, arranging transportation back to their homes. He has worked tirelessly to save the lives of countless patients and to provide medical assistance to the most disadvantaged member of society. His efforts were recently recognized and rewarded by Indian government. Mumbai has resurfaced as a hotbed of corona infection, with the number of cases in the neighborhood increasing every day. The price of COVID-19 medical needs has soared due to lack of supply. Rahul worked with a variety of pharmaceutical businesses and philanthropists to try to enhance the availability of medical supplies. Meanwhile, rumors have been circulated that Rahul is attempting to take use of this opportunity to acquire vast sum of money. This has enraged the residents of his neighborhood who have begun to protest against him, with some even attacking him and his house. Rahul was taken aback by his neighbors' attitude. He and his family asked the neighbors to stop demonstrating against them and tried to present the fact to them, but they were strongly opposed by their neighbors. They now refer to him as a corrupt opportunist. Investigate the ethical issues raised in the case study. What options Rahul has, which one must he select and why? तो एक मोटा मोटी केस स्टडी का जस्ट बता देता हूँ आपको। केस स्टडी में एक बंदा है, राहुल है, जो मुंबई बेस्ड एक्टर है, जो अपने नेबर्स को हमेशा असिस्ट करता रहा है। पैंडमिक के दौरान भी उसने बहुत मदद की, सिलेंडर्स प्रोवाइड करने में, मेडिसिन प्रोवाइड करने में, और डिसएडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी को तो और ज़्यादा मदद की उन्होंने और उनको घर तक भी पहुँचाया। और ये जो भी काम किया उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी करा गया है, रिकग्नाइज भी करा गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। बट फिर से मुंबई में कोरोना का जो है एक इन्फेक्शन राइज होते दिखाई दिया है, केस स्टडी में दिया गया है, और उसके कारण जो मेडिकल नीड्स होते हैं जैसे बेड, मेडिसिन वगैरह, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो राहुल ने क्या किया, फार्मास्यूटिकल बिजनेस और फिलेंट्रोफिस्ट की हेल्प लेके मेडिकल सप्लाईज अवेलेबल कराने की कोशिश की। बट इसी दौरान राहुल के खिलाफ कुछ रूमर्स जो है सर्कुलेट होने लग गए, जहाँ पे पता चला, जहाँ पे बताया गया कि वो बहुत सारा पैसा जो है अक्वायर कर रहा है, सम ऑफ मनी फॉर हिमसेल्फ। इसने जो रेसिडेंट्स हैं उसके स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है इस पर्टिकुलर रूमर ने, और वो जो रूमर है उसके चलते ये जो नेबर्स हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई कई जगह पे अटैक भी करने की बात यहाँ पे दी गई है। तो राहुल जो है वो अपने नेबर्स के इस व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गया है, और फिर उसने और उसके फैमिली ने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि वो जो भी कर रहा है वो उनके भले के लिए कर रहा है, फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा होगा, बट फिर भी उसके नेबर उसको अपोज कर रहे हैं और उसको करप्ट अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं। अब ट्रेनिंग क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इस पर्टिकुलर केस स्टडी के एथिकल इश्यूज जो है, क्या क्या एथिकल इश्यूज दिखाई देते हैं इस केस स्टडी से वो बताना है, और क्या ऑप्शन है राहुल के पास, और उन ऑप्शन में से उसने क्या सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है केस स्टडी बेसिकली 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, हम यूजुअली जैसे करते हैं इंट्रोडक्शन में वी विल गिव एन आउटलाइन ऑफ केस। ये केस किस पर्टिकुलर चीज़ से डील कर रहा है, इस केस का जिस्ट क्या है, कोर इशू क्या है, उसे हम समझाएंगे। इसके बाद स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उनके इंटरेस्ट बताएंगे। फिर उसके बाद जो है ट्रेलिंग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे हम जो है एथिकल इश्यूज इस केस स्टडी से इन्वॉल्व वो बताएंगे। फिर बाद में हम ऑप्शंस देंगे राहुल के पास कौन से और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी गिनाएंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे वो है कि कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे और उसके रीजंस भी देंगे, और फाइनली कंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएटली। तो देखते हैं इस केस स्टडी को। तो इंट्रोडक्शन करते समय जैसे मैंने कहा कि जो भी केस स्टडी दी गई है उसके कोर इशू को हमें यहाँ समझाना है। तो अगर आप देखोगे, सही ढंग से पढ़ोगे केस स्टडी को, तो एक चीज़ पता चल जाती है, सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, वेल इंटेंशन लोग होते हैं, और वो काम भी अच्छा करते हैं, बट कुछ लोग उनसे जेलस होते हैं, जेलसी होती है, या सोसाइटी में एक ट्रस्ट की भावना बहुत कम होती है कि अगर कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है, और कई बार जो जेलसी के कारण रूमर्स भी फैलाए जाते हैं।
So it is a typical case where an well-intentioned effort of an individual are being portrayed in negative light out of jealousy and negative mindset. और इसके कारण क्या होता है कि जो लोग एस्पायर करते हैं दूसरों को मदद करने की सोचते हैं, वो आगे जाके वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने कुछ भी अच्छा कर लिया, देयर विल बी सम पीपल हु विल बी अपोजिंग एंड इवन डिफेमिंग मी, सो बेटर आई कीप अवे। तो जो एक जो वर्ड है गुड समारिटन, तो गुड समारिटन बनने में आपको दिक्कत होगी, यानी जो लो ट्रस्ट है सोसाइटी में, ये प्रिवेंट करेगा सिटीजन टू बिकम गुड समारिटन। तो यही बेसिकली एक हमें कोर इशू इस पर्टिकुलर केस स्टडी से दिखाई देता है, जो हमने यहाँ पे कम शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसके बाद जो है हम स्टेक होल्डर्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। राहुल जो मुंबई बेस्ड एक्टर है, जो हेल्प करने की कोशिश करता है, उसके नेबर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, फिर राहुल की फैमिली जिसको अटैक भी किया गया है, केस स्टडी में दिया है। इसके बाद जो लोग अफेक्ट हुए हैं या होंगे या हुए थे, वो सारे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि राहुल के पास कैपेसिटी है कि वो हेल्प कर सकता है उनकी। इसके बाद फार्मास्यूटिकल बिजनेस और फिलेंथ्रोपिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो राहुल के साथ काम कर रहे हैं टू मेक दी मेडिसिन अवेलेबल। स्टेक होल्डर्स बता दिए। तो जो फर्स्ट पार्ट है केस स्टडी का, उससे डील करेंगे क्या क्या एथिकल इश्यूज दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले एकदम सामने हमें एथिकल इशू दिखाई देता है कि लोग जो है, जो भी उनके लिए अच्छा किया है उसकी कदर नहीं कर रहे, अनग्रेटफुलनेस दिखाई देता है। ये एक एथिकल इशू है यहाँ पे। इफ समवन इज डूइंग गुड फॉर यू, यू शुड वॉलंटरीली रेसिप्रोकेट इन द सेम वे, बट यहाँ पे रेसिप्रोकेट जो कर रहे हैं वो इन अ डिफरेंट वे और इन अ रॉन्ग वे दे कर रहे हैं, तो अनग्रेटफुलनेस दिखाई देता है यहाँ पे। इवन दो राहुल हैज इन्वेस्टेड हिज ओन रिसोर्सेज एंड इज हेल्पिंग द डिसएडवांटेज, इट इज ऑल ओवरलुक्ड ड्यू टू सम रूमर्स। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप देखोगे एक कहावत है, गोलकीपर कितने भी गोल बचा ले उससे उसको याद नहीं किया जाता, एक गोल उससे मिस हो जाता है तो उस गोलकीपर को हमेशा कोसा जाता है उसके लिए। यही चीज़ इन जनरल नॉर्मल लोगों में भी होती है। हम अगर किसी बंदे के बारे में 100 अच्छे बातें सुन ले, बट उसके बाद एक खराब बात अगर उसके बारे में पता चले, जो कि इस केस में तो है भी नहीं, एलेज किया गया है कि ही इज अमासिंग वेल्थ, बट अगर एक भी गलत चीज़ इन जनरल भी हम देख लें, तो what we do is that thing is basically taken forward to people, or we can say that spreads like wildfire. So what we can say, more buyers for bad than good act, यानी अच्छा काम को फैलाने के लिए आप देखोगे बहुत ही दिक्कत होती है, बट बुरा अगर कोई चीज़ होता है तो वो बहुत रैपिडली फैल जाता है। सो इट इज़ ऑफन सेड दैट इम्पैक्ट ऑफ एनी बैड एक्ट ट्रेवल्स फॉर फार मच फर्दर देन 100 गुड एक्ट्स। ये क्लियरली एग्जिबिट करता है राहुल के केस में, जहाँ पे उसने एलिजिडली कोई बुरी चीज़ की है तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है देन हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्ट। इसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट भी दिखाई देता है हमें सोसाइटी में। जैसे पहले ही मैंने कहा था कि आप लोगों में कुछ ना कुछ खामियां ही ढूंढते हो, कि अगर कोई बंदा कर रहा है काम तो आप उसके बारे में सोचो कि इसके पीछे उसका फ़ायदा क्या है, क्या उसको पॉलिटिक्स में आना है, क्या वो अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, क्या उसका करियर जो है वो सही से नहीं चल रहा है। सो ट्रस्ट डेफिसिट है सोसाइटी में, और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है जब एक स्मॉल रूमर जो है उसने पब्लिक में आउटबर्स्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक का जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत वीक है, यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे खराब चीज़ जो है एथिकल इशू जो सोसाइटी में आज ग्रस्त है सोसाइटी पूरी, वो है फेक न्यूज़ एंड रूमर्स। ये जो इशू है फेक न्यूज़ और रूमर्स का, इसने पूरे सोसाइटी को प्लेग कर रखा है और इंसान को डिफेम करना बहुत आसान हो गया है। इवन वेल इंटेंशन लोगों को भी डिफेम किया जाता है इसके कारण। इसके अलावा एक और चीज़ इस पर्टिकुलर केस स्टडी में दिखाई देती है, लोग जो है फैक्ट्स के ऊपर अपने एक्शंस को नहीं डिटरमाइन करते, यानी कोई भी एक्शन इंसान करता है वो सही है या गलत है वो किसी ना किसी आधार पे होना चाहिए, और मेजरली वो फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, रूमर के ऊपर नहीं, बायसनेस के ऊपर नहीं, स्टीरियोटाइप के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे मॉरलिटी जो है इंसान की, वो उसकी एक्शन की वो बेस्ड होनी चाहिए ऑन फैक्ट, जो कि नहीं हो रही, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। क्योंकि जो बंदा है उसने और उसके फैमिली ने दिखाने की कोशिश की एविडेंस, बट उसको तर्किनार करते हुए पीपल आर एक्चुअली हार्मिंग देम। सो दिस इज़ वन ऑफ द इशू ओवर हियर। सो इसमें आप और एथिकल इशूज जोड़ सकते हो। फिर सेकेंड पार्ट में आएंगे, हम देखेंगे क्या ऑप्शन है राहुल के पास। तो सबसे पहला हम वीक ऑप्शन देंगे कि कंप्लेंट कर दो नेबर के खिलाफ, क्योंकि नेबर्स को समझाना तो बहुत डिफिकल्ट है सिचुएशन में, और आपकी जो फैमिली है दैट में सफ़र, उनको अटैक भी किया जा सकता है। तो मेरिट क्या है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के? मेरिट ये है कि जो भी लॉ अपने हाथ में लेता है उसको यू हैव टू टीच देम लेसन थ्रू लीगल मीन्स ऑफ कोर्स। तो इट विल टीच देम लेसन्स एंड दे विल
डू द कोर्स करेक्शन। इसके अलावा वायलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं होता किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो लॉ का अगर हम साथ लेते हैं तो वो वायलेंस को हम कह सकते हैं उसको इवेड करता है। इसके अलावा डीमेरिट क्या है इस केस की, तो सबसे पहले ये एग्रेवेट कर सकता है पूरे सिचुएशन को। अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स या फिर आपने नेबर्स के खिलाफ ही अगर आपने केस कर दी, फाइल दर्ज कर दी, तो और ज़्यादा इमोशंस जो है वो इरप्ट हो सकते हैं। सो दिस मे बी वन ऑफ द थिंग दैट मे हैपन। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, आप क्या कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है आपके नेबरहुड में, स्पेशली ओल्ड पीपल हु हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, दे नो बेटर, तो उनको आप कन्विंस करने की कोशिश करो, उनसे आप बात करो और उनके सामने आप फैक्ट जो है वो रखो ताकि दे कैन बिकम आर्बिट्रेटर, so that they become the middle person who would actually convey all your things because they are wise, the other people may also listen। तो ये प्रिवेंट कर सकता है वायलेंस। बट इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मेरिट क्या है यहाँ पे, पैंडेमिक के दौरान अगर आप देखो, पैंडेमिक के दौरान इमोशन बहुत ज़्यादा चार्ज थे लोगों के, हर जगह आपने देखा है, किसी ने अपना कोई खोया होगा, नहीं खोया होगा, किसी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी। सो इमोशंस वर वेरी हाई, और इसीलिए अगर आप ये एक्शन करते हो, यानी आप जो है किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी एम्पैथी दिखाई दे रही है। एम्पैथी कैसे दिखाई दे रही है, आपको पता है कि लोग जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा फायर्ड अप है, तो आपको उसके पोजीशन में जाके भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्यों उस पर्टिकुलर पोजीशन से बोल रहा है। आपका ये जो एक्शन है वो उस एम्पैथी को अलाइंड है, तो इस तरह से हमें इसका मेरिट दिखाई देता है। और आगे जाके आपको नेबर्स के साथ ही रहना है, तो क्यों उनके खिलाफ कंप्लेंट करना, क्यों और एंटोगनाइज करना, क्योंकि आगे जाके रिलेशंस और खराब हो सकते हैं। डीमेरिट क्या है इसका, ऐसा हो सकता है कि नेबर सुने ही ना आपकी ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज दे आर इमोशनली चार्ज्ड अप, इट मे टर्न अप मोर वायलेंट एंड you will be responsible for the things that may happen to you and your family because you have not taken action in the right time। अब जो थर्ड पॉइंट है जहां पे हम बताएंगे कि कौन सा एक्शन हम लेंगे, तो हम जो है मिडल ग्राउंड लेंगे, मिडल ग्राउंड या फिर हम कह सकते हैं मध्यम मार्ग से जाएंगे। पहले तो हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन से बात करेंगे और जिसकी वर्ड जो है वो कुछ वेट कैरी करे, वहाँ पे अपनी रीजनिंग देंगे। जो लार्ज क्राउड है उसको तो आप एकदम से अपनी रीजनिंग, अपने एविडेंस नहीं दे सकते, कुछ लोगों को आप साइड में लेके उनसे बात कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ कर सकते हैं, एक इनोवेटिव चीज़ यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ गए हैं वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबको बता सकते हैं कि अगर आप एक साथ यहाँ पे आ रहे हो तो पैंडेमिक फैलने की और चांसेस है, आपकी फैमिली और ज़्यादा इससे सफ़र करेगी, तो आप प्लीज़ यहाँ से हट जाइए, फिलहाल कुछ लोग ही रहें जिनसे मैं बात करूँ। तो ये भी एक अच्छा इनोवेटिव मेथड है जहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको अपनी खुद की कंसर्न करनी चाहिए ऐसे टाइम में। इसके बाद जैसे मैंने बात की, सेपरेटली यू हैव टू टॉक टू फ्यू पीपल, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे आप अगर आपके पास जो भी एविडेंसेस है वो भेज सको लोगों को, सो दैट दे हैव समथिंग एज अ प्रूफ। ये दो एक्शन होने के बाद अगर फिर भी क्राउड डिसबर्स नहीं होती, सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू prudently act prudently and you take help of the police and the administration। not necessarily you have to complain, but at least you can take the help to what we can say remove the crowd or disperse the crowd, उनकी हेल्प ले सके, क्योंकि बहुत ही अनरीजनेबल है कि आप सभी नेबर्स को साथ में कन्विंस कर पाओ। और कुछ मिसक्रिएंट्स भी होंगे जिन्होंने रूमर फैलाया है, तो यू डो नॉट हैव टू jeopardize द हेल्थ ऑफ द पीपल हु आर क्राउडेड एज वेल एज द पीस ऑफ द लोकेलिटी। तो ये जो आपका एक्शन है ये बेस्ड है ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने अपने इमोशंस को भी मैनेज करने की कोशिश की, दूसरों के इमोशंस को भी आपने समझने की कोशिश की, एम्पैथी भी आपने दिखाई, कंपैशन के रूप में आपने कंपैशनेट भी होके ये काम किया है। तो आप दिखा रहे हो यहाँ पे कि कौन से वैल्यूज का आपने एडहर करा है वाइल टेकिंग दिस एक्शन। तो एक तरीके से जस्टिफिकेशन तो हमने दे ही दिया है हर जगह पे, हर पॉइंट में, बट इट इज़ ऑल्सो अ वैल्यू बेस्ड जस्टिफिकेशन गिवन हुई है। फिर हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करते समय हमें री एम्फसाइज करना है जिससे हमने स्टार्ट किया था, वी वॉन्ट गुड समैरिटन्स। तो ज़रूरी है उस चीज़ के लिए कि आप रिकग्नाइज करो, रिवॉर्ड करो एफर्ट्स ऑफ वेल मीनिंग इंडिविजुअल। ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, हमें जो भी अच्छा काम करता है उसको रिकग्नाइज करना है और रिवॉर्ड करना है जगह जगह पे। ये क्या करेगा, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि और ज़्यादा जुड़ेंगे ऐसे लोगों से और अच्छे काम करेंगे। अगर आप जो उनकी हौसला अफजाई करते हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो गुड समारिटन्स है, तो आपको अल्टीमेटली उसका फायदा होगा इन रियलाइजिंग एनलाइटेंड सिटीजनरी। जो सिटीजन है आपके, बल्क ऑफ सिटीजन, दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड दे वुड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प
एंड ट्राई टू सी वेयर दे कैन हेल्प अदर्स। तो एक एनलाइटेंड सिटीजनरी मिलेगी जो पार्टिसिपेट करती है टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती। जो सिविल सोसाइटी है, इवन जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी अपना फर्ज अदा करना पड़ता है व्हेन द नेशन इज इन द क्राइसिस। तो इस तरह से आपने क्लोजर दे दिया आपके आंसर्स को। तो क्विकली देखते हैं हमने कैसे डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को और केस स्टडी को। तो शुरुआत में हमने जो है एक जिस्ट दिया हमारे इंट्रोडक्शन के थ्रू, उसके बाद स्टेक होल्डर्स बताया हमने कौन कौन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, फिर हमने एथिकल इशू बताया, उसमें हमने एक एक करके सारे जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हमें दिखाई देते हैं केस स्टडी में, वो बताएं। इसके बाद जो है हमने ऑप्शंस दिए, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स गिनाए, फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे मिडिल ग्राउंड के थ्रू ही हमें आंसर या फिर जो हम कह सकते हैं सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो वो भी दिया, उसके हमने हम कह सकते हैं जस्टिफिकेशन भी दिया। फाइनली कंक्लूड करते समय एक अच्छा क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो है जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो भी वैल्यूज़ है, उसको आप कोट करो और उसके थ्रू आप क्लोजर देने की कोशिश करो। एक ब्रॉडर व्यू से आप हमेशा क्लोजर करने की कोशिश करो, नॉट नेसेसरली स्टिकिंग टू द केस स्टडी, बट what we have learned from the case study, that should be your conclusion। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द केस स्टडी। अब मैं आपको कुछ हमारे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आप 2022 की मेंस दे रहे हो तो हमारे जो जनरल में स्टडीज़ मेन क्रैश कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हो। इसमें हम जो है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में अराउंड 300 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कवर करते हैं। 5 क्वेश्चंस डेली और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप परचेस कर सकते हो एट 5999। So that's it from this session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.